30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरीके से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, और जाहिर है ये जो चंदा है करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा किया जाएगा। और इस चंदे के नाम पर अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कुछ अराजकतावादी संगठन बाइक रैली निकाल रहे हैं, लोगों से ज़बरदस्त चंदा वसूली कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों के बीच जाकर उनको गालियां दे रहे हैं या उनसे लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है। इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल 1988 में जब राम मंदिर आंदोलन चला था, उस वक्त में भी हजारों करोड़ मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से जो जो लोग भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं उन्होंने अपना चंदा दिया था, गहने दिए, कुछ सामान दिया मंदिर निर्माण के लिए। वो चंदा हजारों करोड़ रुपए का हो गया था। लेकिन दोस्तों, अगर वो चंदा जब इतना हजारों करोड़ रुपए का था तो वो उस चंदे का हिसाब किताब अभी तक लोगों के सामने क्यों नहीं आया, या उस चंदे को आज के इस न्यास में, इस ट्रस्ट में क्यों नहीं दिया जाना चाहिए कि वह चंदा वर्तमान मंदिर के निर्माण में काम आए। उस वक्त में जो तत्कालीन इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उन्होंने एक बयान, एक इंटरव्यू दिया था एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आनंद पटवर्धन को। और संयोग से वह फिल्म मैं आज दोबारा देख रहा था तो मैंने देखा कि वो बता रहे थे किस तरीके से चंदे में ही घपला कर दिया गया था। यानी हजारों करोड़ का चंदा जो आपने भगवान के नाम पर लिया, राम के नाम पर लिया, आज तक उसका हिसाब किताब नहीं है। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो चंदा लिया जाएगा अब इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन क्या सरकार को ऐसी ट्रस्ट या एनजीओ जो इस तरह से बनाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी कुछ जवाबदारी तय नहीं करनी चाहिए कि वो लोगों को पता चले, ना कि इस तरीके से होगा पीएम केयर फंड में लोगों से पैसा लिया कोरोना राहत के नाम पर, किसको दिया, क्यों दिया, कोई मतलब ही नहीं है। अब लोग आरटीआई से जवाब मांग रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई जवाब नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये एक उस वक्त के इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, आप उनका ये इंटरव्यू देखिए। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया, और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया। फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें, मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हो या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती, और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेज हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेज कनाडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है, और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया। ये हमारी नॉलेज में था। ऐसा है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे।
इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर की 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए, नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है, कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पे, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब। मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापस तो इसी ख्यालात से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इस देश में होना है। मैंने एमबीए पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था। यहाँ पर अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है, हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया जो मेरे साथ हुआ है, तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूं भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप इस इंटरव्यू से क्या समझे क्या नहीं समझे, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, और अगले टॉपिक तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।